क्या रहा है दोस्तों, फिर से आप सब बच्चों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आईपी की इस सीरीज़ में। एनडीए के लिए रैपिड फायर फिजिक्स स्टार्ट कर दिया हमने। लगातार बैक टू बैक आपको वीडियोस मिल रही हैं। लास्ट वीडियो आपको मिली थी फ्लूइड्स की प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्लूइड्स, हमने डिटेल में पढ़ा था। उससे रिलेटेड काफ़ी सारी टर्म्स देखी थी, सिंगल शॉट में वीडियो कंप्लीट किया था। इसी तरह से इसी कड़ी को आगे बढ़ाएंगे, और खासकर वो बच्चे जो एनडीए की तैयारी कर रहे हैं, या इसके अलावा अगर आप एयरफोर्स की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, या नेवी की या सीडीएस की, तो भी ये वीडियो आपके बहुत काम आने वाली है। तो आज की जो वीडियो है इसमें हम डिस्कस करने जा रहे हैं सरफेस टेंशन के कंसेप्ट को। छोटा ही पॉइंट है, लेकिन इस सिंगल वीडियो में कंप्लीट सरफेस टेंशन के जो कंसेप्ट है उसको सीख लेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको समझना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देन सरफेस टेंशन के बाद फ्लूइड्स का कंसेप्ट खत्म हो जाएगा, और इससे जो नेक्स्ट वीडियो रहने वाली है वो हमारी रहने वाली है हीट एंड टेम्परेचर के कंसेप्ट से। तो चलिए इस वीडियो को कर देते हैं स्टार्ट। जो चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को भी लाइक करना और अपने दोस्तों को भी शेयर करना। जो सबसे फर्स्ट टर्म है मैं आपको बता दूं, जो है आप देख ही पा रहे हो, इंटरमोलिकुलर फोर्स। नाम से ही पता लग रहा है यार, इंटरमोलिकुलर फोर्स, मॉलिक्यूल्स के बीच में लगने वाला फोर्स है ना जी। देखिए, ऐसा फोर्स जो मॉलिक्यूल्स को बाइंड करके रखता है, मॉलिक्यूल्स को रिपेल भी कर सकता है, ऐसा नहीं कि बाइंड ही करता है। तो आप ऐसे बोल सकते हो कि ये एक्चुअल में फोर्स होता है अट्रैक्शन का या रिपल्शन का, जो किनके बीच में लग रहा होता है, मॉलिक्यूल्स के बीच में लग रहा होता है। ठीक है सर, इतनी तो कहानी समझ आई। और अगर आप इसके नेचर पे जाएं तो इंटरमोलिकुलर फोर्स एक्चुअल में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर का होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर इन द सेंस कि हमारे इस यूनिवर्स में या हमारे नेचर में हम चार तरह के फोर्सेस को पढ़ते हैं, फंडामेंटल फोर्सेस। एक होता है ग्रेविटेशनल, एक होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, एक होता है वीक न्यूक्लियर, एक होता है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर। तो ये जो इंटरमोलिकुलर फोर्स है, अगर नेचर वाइज देखें तो एक्चुअल में ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स ही है। अगर हम इस फोर्स को डिवाइड करें तो दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है कोहेसिव फोर्स और एक होता है एडहेसिव फोर्स। माइंड में याद रखने के लिए ऐसे समझिए, को वर्ड का मतलब होता है एक जैसे। एक जैसे यानी सिमिलर मॉलिक्यूल्स के बीच में लगने वाला जो फोर्स है, या सेम टाइप के मॉलिक्यूल्स के बीच में लगने वाला फोर्स जो है, वो आपका कोहेसिव फोर्स होगा। और यहाँ पर एडहेसिव मतलब अलग अलग टाइप के मॉलिक्यूल्स के बीच में लगने वाला। जैसे मैं आपको बोलता हूँ, एक कंटेनर में पानी है, तो वाटर की जो ड्रॉप्स है, मान लीजिए पानी की ये एक मॉलिक्यूल है, ये पानी का दूसरा मॉलिक्यूल है, तो ये जो वाटर के मॉलिक्यूल हैं ये आपस में चिपके हुए हैं, तो शायद इनके बीच में एक फोर्स लग रहा है जो इनको बाइंड किए हुए। वो कौन सा है? वो कोहेसिव फोर्स है। वही मैं आपको बोलता हूँ कि कंटेनर है, कंटेनर के मॉलिक्यूल भी हैं, और साइड में मान लीजिए उसके अंदर पानी लगा हुआ है, उस कंटेनर के अंदर, उस कंटेनर के अंदर पानी भी लगा हुआ है। तो आप देखो जरा, यहाँ तो दो अलग अलग मॉलिक्यूल हो गए, वाटर का मॉलिक्यूल है और कंटेनर का मॉलिक्यूल है, ये भी तो आपस में चिपके हुए हैं। आप स्कूल में देखते हो कि टीचर जो है बोर्ड पे लिख रहा है किसी वाइट चौक से, तो जो चौक के पार्टिकल्स है वो उस बोर्ड के साथ चिपक जाते हैं, स्टिक कर जाते हैं। तो चौक के पार्टिकल अलग नेचर के हैं, बोर्ड जो है वो अलग मटेरियल से बना है, उसके पार्टिकल अलग है, फिर भी वो चिपक रहे हैं। एक्चुअल में दिस इज बिकॉज ऑफ दिस एडहेसिव फोर्स। यानी जितनी भी जो गम्स, गूंद वगैरह जिनको अपन एडहेसिव बोलते हैं, वो इसी बेस पे काम करती है। ये डिटेल में देख लेते हैं। देखिए, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो लगता है मॉलिक्यूल्स में, कौन से? सेम सब्सटेंस के, उनको फोर्स ऑफ कोहेशन बोलते हैं या कोहेसिव फोर्स बोलते हैं। ये देखिए, सबसे अगर हम बात करें जो फोर्स है, ये लिक्विड्स और गैसेस में सबसे कम होता है। गैसेस में तो सबसे कम होता है, उससे थोड़ा ज़्यादा लिक्विड में और सॉलिड्स में काफ़ी अच्छा खासा होता है। और एडहेसिव फोर्स की बात करें तो भैया ये आपको पता होगा, अलग अलग डिफरेंट सब्सटेंस के बीच में लगता है एडहेशन का फोर्स जो है। इसको एडहेसिव फोर्स बोल दो या फोर्स ऑफ एडहेशन बोल दो, एक ही बात है। एग्जांपल देखिए, दो ड्रॉप है लिक्विड की, कोलैप्स इनटू वन। आपने देखा होगा कई बार, एक टेबल पे पानी की बूंद गिरी हुई है। जैसे मान लीजिए टेबल है, यहाँ पर एक पानी की बूंद है और ये भी एक पानी की बूंद है। जैसे ही दोनों को टच करते हैं तो ये मिला के एक बड़ी ड्रॉप बन जाती है ना। दोनों एक दूसरे को खींच लेती है जब पास पास हो। तो क्यों? बिकॉज ऑफ दिस कोहेसिव फोर्स। आपने अगर देखा होगा कि आप क्या कर सकते हो, इट इज़ डिफिकल्ट टू सेपरेट टू स्टिकी प्लेट्स ऑफ द ग्लास वेल्डेड विद वाटर। एक कांच की प्लेट है, एक दूसरी कांच की प्लेट है, बीच में पानी लगा दिया, दोनों को ऐसे रख दिया, उनको हटाना मुश्किल है यार। यही तो रीज़न है। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू ब्रेक अ ड्रॉप ऑफ मरकरी। अब एक कहीं सरफेस पे लिक्विड की एक ड्रॉप है मरकरी की, तो मरकरी की इस ड्रॉप को तोड़ना थोड़ा मुश्किल होता है। क्यों? जैसे ही हम दबाएंगे मरकरी के मॉलिक्यूल अलग हो जाएंगे। लेकिन आपको पता होना चाहिए कोहेसिव फोर्स तो बहुत ज़्यादा होता है। किस केस में? मरकरी के केस में। तो मरकरी के मॉलिक्यूल अपने एक दूसरे से अलग ही नहीं होते। एज इट इज़ वो ड्रॉप की शेप में रहना पसंद करता है। इसी तरह से एडहेसिव फोर्स क्या होता है? एडहेसिव फोर्स होता है दो अलग अलग टाइप के पार्टिकल्स में। इसी की वजह से तो हम लिख पाते हैं, है ना, चौक से लिख पाते हैं, क्योंकि चौक के पार्टिकल ब्लैक बोर्ड के साथ चिपक जाते हैं। उसके अलावा जितने भी जो गम्स होती हैं, गम मॉलिक्यूल्स होती हैं कागज़ वगैरह को चिपकाने के लिए, है ना, सब में एडहेसिव फोर्स का कंसेप्ट होता है। आपने देखा होगा, आप क्या कीजिए, एक बर्तन में पानी है, आप अपने हाथ को पानी में डालिए और जैसे ही बाहर निकालोगे अपने हाथ को, तो आपके हाथ थोड़े थोड़े गीले होंगे, थोड़े थोड़े क्या आपके हाथ के पानी लगा होगा। क्यों? बिकॉज पानी के मॉलिक्यूल्स के बीच में कोहेसिव फोर्स थोड़ा कम होता है।
और पानी दूसरों के साथ एडहेसिव फोर्स ज़्यादा दिखाता है। तो जैसे आपने हाथ अंदर किया, हाथ बाहर लेके आए, तो आपके हाथों के साथ पानी के मॉलिक्यूल चिपक गए, बिकॉज आपके हाथों के पार्टिकल और पानी के पार्टिकल्स के बीच में एडहेसिव फोर्स है, पानी चिपक के बाहर आ गया। आई थिंक सो ये कंसेप्ट क्लियर होगा तुम्हें। तो अब स्टार्ट करते हैं एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक जो कि इस चैप्टर का नाम ही है सरफेस टेंशन। देखिए नाम से एक आइडिया लग रहा है, टेंशन वर्ड होता है रिलेटेड टू फोर्स है ना, और सरफेस किसी भी लिक्विड का सरफेस। तो एक्चुअल में क्या होता है, जितने भी लिक्विड्स होते हैं उनके पास एक बड़ी खास प्रॉपर्टी होती है, क्या कि उनका जो फ्री सरफेस होता है, फ्री सरफेस मतलब जो एयर के कांटेक्ट में है, तो वो हमेशा क्या कोशिश करता है, फ्री सरफेस हमेशा ट्राई करता है कि उसका जो सरफेस एरिया है वो मिनिमम से मिनिमम हो। और इस प्रॉपर्टी के चक्कर में वो अपने मिनिमम सरफेस एरिया करने के चक्कर में कैसा बिहेव करने लग जाता है, बिहेव एट इट इज़ अंडर टेंशन, उस पर कोई टेंशन लग रहा है और स्ट्रेच्ड इलास्टिक मेम्ब्रेन बन जाता है। फिर से सुनना, हर एक लिक्विड का फ्री सरफेस जो है वो अपने एरिया को मिनिमम करना चाहता है, और इसी करने के चक्कर में, एरिया को मिनिमम करने के चक्कर में, तो जो उसका सबसे ऊपर वाला सरफेस है, फ्री सरफेस है, वो एक स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन की तरह बिहेव करता है। इसी प्रॉपर्टी को सरफेस टेंशन कहा जाता है। सरफेस टेंशन वर्ड माइंड में आते ही दो वर्ड याद आने चाहिए कि लिक्विड अपना एरिया मिनिमम करना चाहता है, दूसरा उस लिक्विड का फ्री सरफेस एक मेम्ब्रेन की तरह बिहेव करता है। एक स्मॉल लिक्विड का ड्रॉप है वो स्फेरिकल साइज का होता है, आप सबको पता है क्यों होता है, क्योंकि यार स्फीयर का एरिया मिनिमम होता है। लिक्विड की जो ड्रॉप है वो इस शेप की भी तो हो सकती थी, वो स्फेरिकल ही क्यों है, बिकॉज इसके कंपैरिजन में स्फीयर का एरिया कम होता है। लिक्विड जो है ना, उसके मॉलिक्यूल्स के बीच में कोहेसिव फोर्स जो होता है वो उनको कहते हैं कि आ जाओ पास पास आ जाओ मॉलिक्यूल सभी, और अपने एरिया को कम कर लेते हैं। और इसी चक्कर के अंदर जो सबसे आउटर मोस्ट लेयर है, ये फ्री सरफेस जो है, वो एक स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन का काम करती है। आई थिंक सो क्लियर है। लिक्विड्स की सरफेस टेंशन को मेजर करते हैं मैथमेटिकल, ये जो सरफेस टेंशन है ये किसके बराबर होती है, लिक्विड के सरफेस के ऊपर कितना टेंजेंशियल फोर्स लग रहा है पर यूनिट लेंथ, यानी इसका जो फॉर्मूला हुआ बेटा जी वो है फोर्स डिवाइड बाय लेंथ। सिंबल इसका टी है, आप बहुत सारी किताबों में देख सकते हो एस भी लिखा हो सकता है, और आप टी भी यूज़ कर सकते हो। तो सरफेस टेंशन इज एक्चुअली फोर्स एक्टिंग टेंजेंशियली ऑन द सरफेस ऑफ दैट लिक्विड डिवाइड बाय लेंथ, यानी फोर्स पर यूनिट लेंथ, इसको ही हम क्या बोलते हैं, सरफेस टेंशन। ध्यान दीजिए इससे रिलेटेड कुछ फैक्टर्स, ये सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करता है लिक्विड का नेचर कैसा है, ये डिपेंड नहीं करता कि सरफेस का एरिया कितना है, ठीक है ना, आपने जो लेंथ कंसीडर किया, एल कंसीडर किया, उस पर किसी पे नहीं डिपेंड करता, ये सिर्फ लिक्विड के नेचर पे डिपेंड करता है। यानी सरफेस टेंशन की प्रॉपर्टी सिर्फ लिक्विड टू लिक्विड वेरी करती है। ये एक स्केलर क्वांटिटी है, आपने याद रखना, ठीक है। इट हैज़ अ यूनिक डायरेक्शन विच इज़ नॉट बी स्पेसिफाइड, इसकी एक यूनिक डायरेक्शन होती है, स्पेसिफाई नहीं कर सकते। बोले सर यूनिक डायरेक्शन स्पेसिफाई नहीं कर सकते, अरे तभी तो स्केलर बोला। इसका डायमेंशन फॉर्मूला की बात करें तो यार फोर्स डिवाइड बाय लेंथ है। फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला अगर आपको पता हो m1 L1 T-2 डिवाइड बाई एक लेंथ है, तो L1 और आ गया, तो बन गया m1 L0। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ m1 है, L इसमें नहीं आना चाहिए, 0 है, और T इसके अंदर -2। आप सिंपल लिख सकते हो m1 L -2, ये जो यहाँ पर लिखा गया है। और ये बिल्कुल फोर्स कांस्टेंट के डायमेंशन फॉर्मूला के बराबर है। फोर्स कांस्टेंट जो होता है ना, फोर्स डिवाइड बाय डिस्टेंस, वो भी यही डायमेंशन फॉर्मूला रखता है। यूनिट की बात करें तो फोर्स डिवाइड बाय लेंथ है, तो न्यूटन पर मीटर इसका ऐसा यूनिट हुआ, और सीजीएस में डायन पर सेंटीमीटर होता है। ये एक मॉलिक्यूलर फिनोमिना है, उसका कारण आपको मैं बता ही चुका हूँ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स यानी कोहेसिव फोर्स, एडहेसिव फोर्स, वही लॉजिक है, वही रीज़न है इनके लिए। एग्जाम्पल बहुत सारे हैं सरफेस टेंशन की, हमारे जो आसपास की लाइफ के अंदर बहुत सारे देखते हैं। जैसे मैं आपको बोलता हूँ कि जब हम एक मरकरी देखो, सबसे मरकरी की खास बात सुनो, जो मरकरी होता है ये सबसे ज़्यादा डेंसिटी होती है इसकी, कितनी मैं बता चुका हूँ, 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, और एक ऐसा मेटल है जो लिक्विड स्टेट में पाया जाता है, मेटल विद लिक्विड स्टेट, ठीक है। तो कहते हैं कि अगर आप मरकरी को क्या करते हो, एक क्लीन ग्लास प्लेट पे डालते हो, तो वो बड़े बड़े ग्लोब्यूल्स बना लेते हैं, मतलब मॉलिक्यूल्स बना लेते हैं। अब ये मॉलिक्यूल क्यों नहीं लिखा ग्लोब्यूल, क्योंकि यार ज़्यादा बड़ा होगा तो अपने वेट के कारण थोड़ा पिचक जाता है, जैसे अंडे जैसा शेप भी हो जाता है, ठीक है। और अगर छोटे साइज़ का तो ग्रेविटी को नेग्लेक्ट कर दे तो लगभग स्फेरिकल शेप का होता है। आपने देखा होगा बारिश के बाद केवल पत्तों के ऊपर भी छोटी छोटी पानी की बूंदें एज इट इज स्फेरिकल रहती है, वो सरफेस टेंशन की वजह से रहती है। यानी जो लिक्विड है वो नीचे सरफेस के साथ चिपकना के खुद के साथ चिपकना पसंद करता है, यानी वो अपने खुद के साथ ऐसे स्फीयर का शेप बनाए रखता है और नीचे सरफेस पे फैलना नहीं चाहता, बिकॉज अपने एरिया को वो कम करना चाहता है। यही तो सरफेस टेंशन है, अपने आप को अलग करना बाकियों से, है ना जी। अपने खुद के साथ रहकर खुश हुआ ये बंदा भाई, सरफेस टेंशन की वजह से ऐसा होता है। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, अगर हम क्या करें, एक नीडल को, बहुत हल्की सी सुई है, उसको क्या करें, ग्रीस लगा के सिर के साथ थोड़ा रब करके लिक्विड के सरफेस पे रखें तो वो फ्लोट करती है, अगर हल्की है तो।
वैसा क्यों होता है? बिकॉज इसका वेट तो नीचे लग रहा है, सरफेस टेंशन इसके वेट को बैलेंस कर देती है, दैट्स वाई ऐसा नहीं हो पाता। तो मैं आपको थोड़ा सा ये चीज़ दिखा देता हूँ। लेट अस सपोज ये लिक्विड का कोई सरफेस है, जैसे ही हमने कोई ऑब्जेक्ट रखा, बहुत छोटे लेवल पे जूम करके आपको दिखा रहा हूँ, कुछ ऐसे समझे। जैसे ही हमने कोई ऑब्जेक्ट रखा तो यार इसका mg जो है वो तो इसको नीचे पुकार रहा है, इसकी वजह से तो डूबना चाहिए। लेकिन सरफेस टेंशन की बात करें, वो अलोंग टेंजेंट लगता है, तो इस पॉइंट पे सरफेस टेंशन देखोगी भाई साहब वो इधर है, मान लीजिए वो S1 है, इधर टेंजेंट बना लो तो इधर भी बन गया बेटा जी S1 है। इसके कंपोनेंट करो, एक कंपोनेंट इधर होगा और एक ऊपर होगा, इसका कंपोनेंट करो, एक इधर होगा और एक ऊपर होगा। तो ये आजू बाजू वाले यानी लेफ्ट राइट वाले कैंसिल आउट कर देंगे, ये दो कंपोनेंट है, ये ऊपर की तरफ है, ये वेट को बैलेंस कर देंगे। कुल मिला के जो निडल है वो एज इट इज़ रहेगी, वो गिरेगी नहीं। सो दिस इज द कंसेप्ट है, ये कंसेप्ट है यहाँ पर 2 नंबर पॉइंट में। अच्छा, अगले कंसेप्ट की ओर बढ़ते हैं। अगला कंसेप्ट आप अगर देख पा रहे हैं तो बहुत बार आपने सुनार को देखा हो, या कई बार मेटल्स को वो मेल्ट करते हैं, पिघला देते हैं, और फिर उस जब पिघली हुई मेटल को पानी में डालते हैं, वो एकदम से ठंडी होगी तो कंडेंस होगी। कंडेंस होने से पहले जब उसके शेप की बात करें तो वो आपको स्फीयर शेप में मिलती है, यानी जैसे पानी में डालते हैं वो अपने आप छोटी छोटी बूंदें बनती जाती हैं, छोटे छोटे गोल गोल स्फीयर्स बनते जाते हैं। इसका रीज़न क्या है? क्योंकि जब ये मोल्टन स्टेट में था, जब गिराएंगे तो उसकी ड्रॉप स्फेरिकल शेप की होगी, और जैसे ही पानी में एंटर करेगी तो पानी उसको ठंडा कर देगा। तो ठंडा करने का मतलब वो लिक्विड जो स्फेरिकल शेप का है वो सॉलिड में बन जाएगा स्फेरिकल शेप में। तो ये थर्ड पॉइंट इसी पे बेस्ड है। अगर आपको एक एग्जांपल और बताऊं, जैसे मान लीजिए कोई सर्कुलर रिंग है, इसके बीच में क्या किया हमने, एक सोप का लेयर लगा दिया, उस पर इरेगुलर शेप का एक धागा रख दिया, और बीच में जैसे ही सोप सॉल्यूशन को काट दे तो धागा अपने आप गोल हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये जो पीछे इधर लिक्विड है, जो साबुन का सोल्यूशन है, वो अपने एरिया को कम करना चाहता है, उसी वजह से ये जो धागा वो गोल हो जाता है। ये कोई इतना खास इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है। पहला बहुत इंपॉर्टेंट है, दूसरा तीसरा भी है, और उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट देखो अभी मिलेंगे तुम्हें। कभी भी आपने देखा होगा शेविंग ब्रश जो होता है या पेंटिंग ब्रश होता है, जब नया लेके आते हैं तो यार उसके जो ब्रिसल्स होते हैं काफ़ी ऐसे वाइट से होते हैं। जैसे ही उस ब्रश को पानी में डालते हो, पानी के बाद देखते हो, तो आप कभी भी देखना तो इस तरह से वो चिपके हुए नजर आते हैं एक दूसरे के साथ। ऐसा क्यों है? पानी आ गया इनके बीच में, ब्रिसल्स के बीच में, और पानी पानी के बीच में कोहेसिव फोर्स काफ़ी है, यानी सरफेस टेंशन की वजह से एरिया मिनिमम करना चाहता है, तो मोलिक्यूल पास पास आ जाते हैं, इसलिए चिपक जाते हैं। आप नहाने के बाद अपने बालों को भी देख सकते हो यार। तो एग्जाम में क्या पूछेगा भैया ऐसा क्यों होता है, रीज़न, तो आपने आंसर देना सरफेस टेंशन की वजह से होता है। अगर हम क्या करते हैं, छोटे छोटे इरेगुलर पीस कैम्फर होता है बेटा जी, आपको पता होगा शायद, कपूर के नाम से पूजा पाठ में बहुत यूज़ होते हैं। तो अगर उसके छोटे छोटे टुकड़े ले और पानी पे या किसी लिक्विड पे सरफेस पे गिराए, वो फ्लोट करते हैं, वो डांस करना स्टार्ट कर देते हैं। मतलब इन द सेंस आप ऐसे बोल सकते हो कि लिक्विड की सरफेस एक मेम्ब्रेन की तरह काम करते हैं, और ये बहुत छोटे और हल्के हैं, इसलिए ऊपर फ्लोट कर जाते हैं। रेन की ड्रॉप स्फेरिकल शेप की होती है ड्यू टू सरफेस टेंशन, बस इतना याद रखें। ऑयल ड्रॉप जो होते हैं ना, वो कोल्ड वाटर पे फैल जाता है, लेकिन ये जो है ना एज इट इज ड्रॉप रहता है हॉट वाटर पे। हॉट वाटर मतलब गर्म पानी है, उस पर ऑयल की बूंदें एज इट इज गोल रहती है बिकॉज ऑफ सरफेस टेंशन, ठीक है। लेकिन ठंडे पानी पे वो तेल फैल जाता है, क्योंकि सरफेस टेंशन ठंडे पानी में कम हो जाती है। तो ये सरफेस टेंशन के कुछ एग्जांपल थे। अब कौन कौन से फैक्टर है जो सरफेस टेंशन को चेंज कर सकते हैं? पहला है टेम्परेचर। भैया टेम्परेचर की वजह से सरफेस टेंशन में चेंज आ सकता है क्या? सरफेस टेंशन ऑफ लिक्विड्स, अगर हम लिक्विड्स की बात करें, वो डिक्रीज होती है टेम्परेचर को बढ़ाने से। सरफेस टेंशन कम होती है अगर हम क्या करते हैं, टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं। सरफेस टेंशन ऑफ लिक्विड है ना, वो जीरो होती है एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट पे सरफेस टेंशन बिल्कुल भी नहीं होती, जीरो होती, क्योंकि वो बॉयल करना स्टार्ट कर देता है, वेपर में बदल जाता है। लिक्विड तो वो रहता ही नहीं है, वो गैसेस बनेगा यानी वेपर स्टेट से। तो उस टाइम पे उसकी सरफेस टेंशन जीरो हो जाती है, तब हम इसको क्रिटिकल टेम्परेचर भी बोल देते हैं। ये क्रिटिकल टेम्परेचर पे इंटरमोलिकुलर फोर्स जो है ना लिक्विड और गैसेस के, वो लगभग बराबर हो जाती है, यानी वो लिक्विड गैस में बदल जाती है। लिक्विड कैन एक्सपेंड विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन, वो फैलती जाती है। लिक्विड रहा ही नहीं यार, अब तो वो वेपर बन गया, फैलेगा ही, है ना। और स्मॉल टेम्परेचर डिफरेंस की बात करें तो सरफेस टेंशन है ना, वो लीनियर वेरी करती है। लीनियर वेरी करने का मतलब होता है स्मॉल टेम्परेचर डिफरेंस के लिए, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ये थोड़ा थोड़ा बढ़ता रहता है सरफेस टेंशन। एग्जाम्पल्स बस याद रखो। हॉट सूप टेस्ट बेटर देन द कोल्ड सूप। गर्म सूप पीते हो और एक ठंडा सूप पीते हो, अच्छा कौन सा लगता है? गर्म सूप बहुत अच्छा लगता है, कारण ठंडा इतना अच्छा क्यों नहीं लगता? देखो गर्म सूप होता है ना, गर्म, टेम्परेचर बड़ा है, इसका टेम्परेचर ज़्यादा है, तो सरफेस टेंशन बेटा जी इसका कम होता है। सरफेस टेंशन कम है तो आसानी से जीभ के ऊपर फैल जाता है, अच्छे से टेस्ट पता लगता है। लेकिन जो ठंडा सूप है यानी इसका टेम्परेचर कम है, तो यानी सरफेस टेंशन ऑटोमेटिक ज़्यादा हुआ। सरफेस टेंशन ज़्यादा तो ये आसानी से फैलेगा नहीं, तो जो ठंडा सूप है वो आसानी से फैलता नहीं है जीभ पे, और जीभ पे अगर फैलेगा नहीं पता नहीं लगेगा टेस्ट का। इसी तरह से मशीनरी पार्ट्स होते हैं ना, वो जैम हो जाते हैं, देखना सर्दियों के अंदर जाम हो जाते हैं, रीज़न यही हो जाता है। सरफेस टेंशन जो है ना, देखो टेम्परेचर सर्दियों में कम हो जाता है ना, सरफेस टेंशन बढ़ जाती है,
सरफेस टेंशन बढ़ने की वजह से वो जाम हो जाते हैं, मतलब मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स ज़्यादा हो जाता है ना, तो मशीनरी के पार्ट्स जो है वो जाम हो जाते हैं उस केस में। अच्छा, आपको पता होगा एंटीसेप्टिक सॉल्यूशंस वगैरह कभी चोट लगते लगाते हैं तो उन सबको इस तरह से बनाया जाता है कि उनका सरफेस टेंशन कम हो ताकि वो फैल सके। एक चीज़ ध्यान रखना, अगर सरफेस टेंशन कम है तो यानी वो चीज़ फैल सकती है आसानी से, और अगर सरफेस टेंशन ज़्यादा है तो मतलब वो अपने साथ रह के खुश है, वो जल्दी से फैलेगा नहीं। तो ये टेम्परेचर का वेरिएशन बता दिया। अब बारी आ रही है किसकी, इम्प्योरिटीज़ की। देखिए, अगर आप किसी लिक्विड में कोई इम्प्योरिटी ऐड करते हो तो उसके बेसिस पे जो है सरफेस टेंशन चेंज हो जाता है। वो तो डिपेंड करता है तुम कौन सी इम्प्योरिटी ऐड कर रहे हो और कितनी ऐड कर रहे हो, डिग्री ऑफ कंटामिनेशन कितनी है, ये सब डिसाइड करेगा। जैसे एग्जांपल के लिए हाईली सोल्यूबल सब्सटेंस जो बहुत जल्दी घुल जाता है, जैसे सोडियम क्लोराइड है, जब हम पानी में इसको डिजोल्व करते हैं तो उससे सरफेस टेंशन पानी का बढ़ जाता है। देखो, मतलब इम्प्योरिटी ऐड करने से सरफेस टेंशन बढ़ गया। लेकिन उसी के साथ साथ अगर हम क्या करें, बट स्प्रिंगली सोल्यूबल सॉल्यूशन, लेकिन अगर आप पानी में साल्ट की बजाय फिनोल डाल दो, ठीक है ना, तो आप क्या देखोगे, वो सरफेस टेंशन को कम कर देता है। तो इम्प्योरिटी पे ही डिपेंड करता है। जैसे पानी जो है अगर उसके अंदर नमक मिला दिया जाए तो सरफेस टेंशन बढ़ गया, और पानी में वही फिनोल मिला दे तो सरफेस टेंशन डिक्रीज हो गई। तो डिपेंड करता है इम्प्योरिटी पे भी, कौन सी इम्प्योरिटी है। अब बात करते हैं एप्लीकेशन ऑफ सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन का कंसेप्ट कहाँ यूज़ होता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, मैं आपको बता रहा हूँ, स्टार लगा रहा हूँ, काफ़ी इंपॉर्टेंट स्लाइड है ये वाली। जनरली हम जब कपड़े पहनते हैं तो कोई ना कोई दाग धब्बे लग जाते हैं, ऑयल या जो ग्रीस है उसके स्पॉट्स उस पर रह जाते हैं, और अगर हमें इसको साफ़ करना हो हम प्योर वाटर का यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि जो प्योर वाटर है इसकी सरफेस टेंशन काफ़ी ज़्यादा होती है। और आपको पता होगा सरफेस टेंशन ज़्यादा होने का मतलब वाटर मॉलिक्यूल खुद के साथ रहना पसंद करते हैं, वो ईजिली कपड़ों पर फैलता नहीं है, या ऑयल या जो ग्रीस है उसके कॉन्टेक्ट में नहीं आ पाता। तो इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए क्या किया जाता है, जब हम उस पानी में प्योर वाटर में या डिटर्जेंट यूज़ करें या कोई भी सोप यूज़ करते हैं, तो वो कर क्या देता है, देखिए डिटर्जेंट हो या सोप हो, वो हमेशा सरफेस टेंशन को डिक्रीज कर देता है पानी की। एक तरीका ये भी है, और एक तरीका गर्म करना पानी को वो भी है। आपने सुना होगा आपके घर में मदर से कि कपड़े धोने के लिए या बर्तन साफ करने के लिए पानी को हल्का सा गर्म कर लिया जाता है, बिकॉज पानी की सरफेस टेंशन कम हो जाती है और पानी आसानी से उस बर्तन या कपड़े तक आसानी से फैल जाता है और आसानी से उसको साफ करने में हेल्प करते हैं। तो यहाँ पर सॉल्यूशन दे रखा है कि डिटर्जेंट और जो सोप है वो यही काम करते हैं। इसकी वजह से वो वेटिंग पावर उसकी बढ़ जाती है। वेटिंग पावर बढ़ने का मतलब अब वो कपड़े को ज़्यादा भिगा पाता है, ज़्यादा जगह में फैल पाता है। साथ ही साथ इससे एक और चीज़ फ़ायदा मिलता है, जो ये जो सोप या जो डिटर्जेंट होते हैं इसके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो ग्रीस या ऑयल के मॉलिक्यूल के साथ एडहेसिव फोर्स की वजह से इजीली चिपक जाते हैं, और जैसे जैसे हम पानी का यूज़ करेंगे ये जो साबुन और जो डिटर्जेंट है इसके मॉलिक्यूल ऑयल या ग्रीस को अपने साथ पानी के अंदर बहा ले जाते हैं। इस तरह से ऑयल या जो ग्रीस है या जो डर्ट पार्टिकल्स है वो आसानी से निकल जाते हैं और कपड़े आसानी से धुल जाते हैं। आई थिंक ये चीज़ क्लियर होगी। 2-3 कंक्लूजन वाली बात थी। प्योर वाटर का सरफेस टेंशन ज़्यादा होता है, सोप डिटर्जेंट या पानी को गर्म करने से सरफेस टेंशन कम हो जाता है, इजीली धो पाते हैं उससे। एंटीसेप्टिक सॉल्यूशंस की बात करें, आपको पता होगा एंटीसेप्टिक सॉल्यूशंस, जैसे डिटोल्स की मैं बात करूं, कभी चोट लग जाती है तो उस पर वाउंड पे आपने देखा होगा डॉक्टर लोग लगाते हैं ना। तो एंटीसेप्टिक सॉल्यूशंस होते हैं उनको बनाते टाइम ये ध्यान रखा जाता है कि इनका सरफेस टेंशन कम होना चाहिए, इनके सरफेस टेंशन की वैल्यू कम होनी चाहिए ताकि ये वाउंड पे ईजिली स्प्रेड हो सके, फैल सके। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, मेन चीज़ें ही पढ़नी है। सरफेस टेंशन जो है ना वो हर लुब्रिकेंट ऑयल की कम की जाती है, मतलब जो लुब्रिकेंट ऑयल्स बनते हैं जैसे ग्रीस होता है, ठीक है, मोबिल होता है, ये सारे जो लुब्रिकेंट ऑयल्स होते हैं इनको बनाते टाइम ध्यान रखा जाता है कि इनका सरफेस टेंशन कम हो। इवन पेंट्स जो होते हैं, रंग करते हैं दीवारों पे या कहीं पर भी, उनको इस तरह से बनाया जाता है कि सरफेस टेंशन इनकी कम हो ताकि ज़्यादा एरिया में ये फैल सके, लग सके। आपने देखा होगा जो ऑयल रहते हैं वो फैल जाते हैं आसानी से पानी के ऊपर, लेकिन ध्यान रखना पानी जो हो गर्म हो, यानी गर्म पानी पे इजीली जो है वो ऑयल स्प्रेड हो जाता है, बिकॉज गर्म पानी की वजह से यार सरफेस टेंशन कम हो जाती है। लेकिन अगर वही पानी ठंडा हो तो सरफेस टेंशन कम नहीं होती, इस केस में जो ऑयल की ड्रॉप्स एज इट इज़ पड़ी रहती हैं। ए रफ सी कैन बी काम्ड बाय पोरिंग ऑयल ऑन इट। कई बार देखिए समुद्र में बहुत ऊंची ऊंची लहरें उठ रही होती हैं, उनको शांत करने के लिए भी उस पर जानबूझकर ऑयल को स्प्रेड किया जाता है, डाल दिया जाता है। इसके अलावा सोल्डरिंग के टाइम, सोल्डरिंग आपको पता होगा मेटलिक जॉइंट्स वगैरह जो होते हैं, कभी देखा होगा इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स को सही करते टाइम, कई बार जैसे ये दो वायरिंग है मान लीजिए, इनको हमें ज्वाइन करना है, तो इन दोनों मेटलिक वायर को ज्वाइन करने के लिए ना एक अलॉय का यूज़ किया जाता है, उस अलॉय को सोल्डर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सोल्डर, अलॉय को कहा जाता है। तो एक हमारे पास एक
पेन टाइप एक सिस्टम रहता है जिसको वैसे तो जनरली काबिया बोल देते हैं हम आम भाषा में, तो उसका यूज़ किया जाता है। एक्चुअल में उसके आगे एक विट लगी होती है, मेटलिक पार्ट होता है, वो काफ़ी गर्म हो जाता है जब बिजली से कनेक्ट करते हैं। तो क्या करते हैं, उस सोल्डर वाली वायर को इस चीज़ से मेल्ट किया जाता है। अब मेल्ट करके इसके ऊपर रख दिया जाता है। अब इसके ऊपर रखने से क्या होगा, इसको पूरी तरह से कवर करना है। तो हम क्या करते हैं, इस काम को करने के लिए हम उसमें एक और आपके पास जेली टाइप, जेली ना बोल क्या बोलते हैं, वैसलिन टाइप एक सब्सटेंस होता है जिसको फ्लक्स कहा जाता है। तो वो फ्लक्स ऐड किया जाता है जानबूझकर, ताकि ये जो मेल्टेड सोल्डर है, जो मेल्टेड वायर है, ये आसानी से स्प्रेड हो सके इस वाउंड पे, ताकि इसको पूरा कवर किया जा सके। तो फ्लक्स को इसलिए ऐड किया जाता है ताकि वो सरफेस टेंशन जो है वो कम कर दे। ठीक है, किसकी, मोल्टन टिन की। अब मोल्टन टिन क्या है, टिन से ही सोल्डर जो है वो बनता है। तो ये तो कुछ एप्लीकेशन। चलिए, इसके बाद हम एक नया कंसेप्ट सीखते हैं, वो है एक्सेस प्रेशर का। अब एक्सेस, अब नाम से आइडिया लगा रहे हो, एक्स्ट्रा है ना प्रेशर। तो ये एक्स्ट्रा प्रेशर का क्या कंसेप्ट है, थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। देखो, मान लीजिए आपके पास एक कंटेनर है, तो भैया सबसे पहले कंटेनर बना लेते हैं हम। तो हमने एक कंटेनर कुछ इस तरह से बना लिया। तो हमने मान लिया उसके अंदर एक लिक्विड भरा हुआ है, और लिक्विड को मैंने यहाँ तक दिखा दिया। इसमें ये पूरा नीचे की तरफ क्या भरा हुआ है, कोई लिक्विड है, कोई फ्लूइड है। अब अगर मैं इसके सबसे ऊपर वाले सरफेस की बात करूँ, और आप जरा देखें, ये एक सरफेस मैंने जो बनाया, ये एकदम प्लेन बनाया। अब प्लेन बनाने से होगा क्या, मैं आपको बताना चाहूँगा। प्लेन सरफेस का मतलब, इसके ऊपर मैंने कोई पॉइंट लिया, सरफेस टेंशन दिखाऊं, वो तो टेंजेंशियल होता है। सरफेस टेंशन इस तरफ होगा या फिर इस तरफ होगा, ये दोनों कैंसिल आउट कर देंगे एक दूसरे को। सरफेस टेंशन आप ऐसे भी लिख सकते हो, टी से भी लिख सकते हो। तो सरफेस जैसे एकदम प्लेन है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, कुछ कंटेनर्स की मैं बात करूँ, तो मान लीजिए मैंने एक कंटेनर और ड्रॉ किया इस तरह से, और उसमें भी कोई लिक्विड है। लेकिन इस बार जो लिक्विड है ना, उसका जो सरफेस है वो एकदम प्लेन नहीं है। हमने मान लिया कोई इसके अंदर लिक्विड भरा हुआ है, उसका जो लेवल है वो कुछ इस तरह से दिखता है। बोले सर ऐसा भी कभी होता है? बिल्कुल होता है। बहुत सारे लिक्विड्स होते हैं, उन सब का अपना जो सरफेस होता है वो अलग अलग शेप का होता है। जनरली दो ही होते हैं यार, एक इस तरह से नीचे की तरफ होता है, और कईयों में ऊपर की तरफ होता है, कईयों में प्लेन होता है, जैसे इस वाले में प्लेन था। इस कईयों में, कई लिक्विड्स में जो सरफेस है, सरफेस, इस लिक्विड सरफेस को ना, इसको मेनिस्कस भी कहा जाता है। आप अगर इस शेप को देखो तो आपको शायद पता लग रहा होगा, ये जो शेप दिख रहा है आपको, ये अंदर की तरफ है, ये कॉनकेव शेप है एक्चुअल में। क्योंकि अगर मैं लिक्विड को देखूँ तो लिक्विड के अंदर की तरफ क्या हुआ है, तो कॉनकेव शेप है। अब इस कॉनकेव शेप से होगा क्या, अगर मैंने फिर से यहाँ पर एक पॉइंट बनाया, तो देखो सरफेस टेंशन टेंजेंशियल होता है, इधर की तरफ रिप्रेजेंट हुआ और इधर की तरफ रिप्रेजेंट हुआ। अगर सरफेस टेंशन के कंपोनेंट करे तो एक कंपोनेंट इधर हुआ, एक कंपोनेंट ऊपर की तरफ हुआ। सेम एज चीज दूसरे के कंपोनेंट करे, एक कंपोनेंट इधर हुआ, एक ऊपर हुआ। आप क्या देख रहे हो कि ऊपर की तरफ एक एक्स्ट्रा टेंशन लग रही है। इस तरफ आप देखिए जरा, टेंशन लग रही है ना एक ऊपर की तरफ एक्स्ट्रा। ऐसे ही अगर मैं एक और डायग्राम बनाता हूँ, मैंने एक और आपको केस रिप्रेजेंट कर दिया। मैंने कहा देखो भाई, एक आपके पास लिक्विड है इस तरह से, और इस बार इसका जो मेनिस्कस है, इस बार जो इसका जो मेनिस्कस है वो कुछ इस तरह से है। कॉन्वेक्स बोल सकते हो ना, क्योंकि लिक्विड इस तरह से बाहर ऊपर उठा हुआ है। किन लिक्विड्स के अंदर होता है ये सब जानकारी तुम्हें थोड़ी देर में मिल जाएगी। इस तरह से मेनिस्कस हमने बना दिया। तो इस तरफ देखिए, अब आप ऊपर से देखो तो आपको कन्वेक्स लगेगा। यहाँ से अगर आप देख रहे हो तो बेटा जी आपको कन्वेक्स लगेगा, और आप अगर लिक्विड के अंदर से देख रहे हो तो बेटा जी आपको ये कॉनकेव लगेगा। अब मैं यहाँ पर फिर से सरफेस टेंशन बनाना चाहूँ, तो मैंने यहाँ पर एक पॉइंट कंसीडर कर लिया। सरफेस टेंशन फिर से टेंजेंट होती है, ये इधर की तरफ, ये इधर कंपोनेंट करे, एक कंपोनेंट इधर, एक इधर, इसका कंपोनेंट करे, एक इधर और एक नीचे। देखो ये वाले कंपोनेंट तो है ना, आजू बाजू वाले कैंसिल कर देंगे, दो कंपोनेंट बचेंगे, वो भी दोनों नीचे की तरफ। यानी अगेन एक एक्स्ट्रा टेंशन नीचे की तरफ लग रहा है, और इसको बैलेंस करने के लिए, काउंटर बैलेंस करने के लिए इधर से शायद कोई प्रेशर लग रहा होगा, है ना। सेम एज इट इज इधर से भी कोई प्रेशर लग रहा होगा इसको काउंटर बैलेंस करने के लिए। देखो, जब भी लिक्विड्स के जो अपर सरफेस का, जिसको अपन मेनिस्कस बोल रहे हैं, उसका शेप जो है ना वो प्लेन ना हो, कॉनकेव हो या कन्वेक्स हो, तब उस दौरान लिक्विड के एक साइड में प्रेशर अलग होता है, दूसरे में अलग होता है। बस इसी डिफरेंस को हमने नाम दिया एक्सेस प्रेशर। यही है एक्सेस प्रेशर का कंसेप्ट। प्रेशर ऑन द कॉनकेव साइड ऑफ द लिक्विड सरफेस इज ऑलवेज ग्रेटर देन द प्रेशर ऑन कन्वेक्स साइड। कि हमेशा कॉनकेव साइड की तरफ प्रेशर ज़्यादा होता है। अब कॉनकेव साइड में ज़्यादा क्यों, अगर आप जरा इस डायग्राम को ध्यान से देखो, तो भाई साहब ये कॉनकेव साइड आप देख पा रहे हो, इधर से कॉनकेव ही तो लग रहा है। अगर आप यहाँ से देख रहे हो तो कॉनकेव साइड से प्रेशर एक्स्ट्रा है, देखो इधर से एक्स्ट्रा लगाना पड़ रहा है प्रेशर,
है ना जी, कॉनकेव साइड से एक्स्ट्रा लगाना पड़ रहा है इसको बैलेंस करने के लिए। और अगर दूसरे डायग्राम में देखो तो बाहर से तो कन्वेक्स है तो अंदर से कॉनकेव है, देखो कॉनकेव से एक एक्स्ट्रा प्रेशर लगाना पड़ रहा है इसको बैलेंस को। तो हमेशा कॉनकेव साइड में ध्यान रखना, हमेशा कॉनकेव साइड की तरफ प्रेशर एक्स्ट्रा होता है एज कम्पेयर टू कन्वेक्स। और इसी डिफरेंस को भाई, इस कॉनकेव और कन्वेक्स साइड के प्रेशर के डिफरेंस को ही एक्सेस प्रेशर कहा जाता है। अब इसके फॉर्मूले भी हैं जो आपको कुछ डायरेक्ट याद करने। अगर सरफेस बेटा जी प्लेन हो एकदम से, जनरली जो होता है लिक्विड्स में मोस्टली, तो एक्सेस प्रेशर कुछ भी नहीं होता, दोनों तरफ का प्रेशर बराबर है, तो एक्सेस प्रेशर की वैल्यू 0 रहती है। और अगर हम बात करें कि कोई कॉनकेव सरफेस है, कॉनकेव समझ रहे हो आप, देखिए लिक्विड जो है ना, नॉर्मल जो लाइन होनी चाहिए, यहाँ लिक्विड अंदर की तरफ चला गया, नीचे की तरफ चला गया, ऐसे कटोरा बन रहा है ऊपर, आप ऐसे समझ सकते हो। तो इस केस में जो फॉर्मूला होता है एक्सेस प्रेशर का वो होता है 2 इंटू टी डिवाइड बाई आर। डायरेक्ट याद कर लीजिए, यहाँ पर टी जो है बेटा जी ये है सरफेस टेंशन, और यहाँ पर जो आर है वो है रेडियस। रेडियस किसका है बेटा जी, इसको रेडियस ऑफ मेनिस्कस कहा जाता है। रेडियस ऑफ मेनिस्कस, मेनिस्कस क्या है, अगर आप ये कटोरा जो देख रहे हो ना जो ये बन रहा है, तो अगर मैं इसको बेटा जी कंप्लीट करूँ तो कंप्लीट करने पर एक स्फीयर बन रहा है, आप देखो जरा सर, बिल्कुल एक स्फीयर बन रहा है। तो इस स्फीयर का भी तो कुछ रेडियस होता होगा, बिल्कुल सर, इस स्फीयर का जो ये रेडियस आप देख पा रहे हो ना, यही है आर इस फॉर्मूले में। तो ये फॉर्मूला आपने बहुत अच्छे से याद करना है। अच्छा, अगर आपके पास जो लिक्विड है कंटेनर के अंदर, उसका जो शेप है वो कॉन्वेक्स है, जैसे बाहर की तरफ उभरा हुआ है, तब भी फॉर्मूला यही रहेगा एक्सेस प्रेशर का, 2 टाइम्स टी डिवाइड बाई आर। अगेन टी जो है सरफेस टेंशन है, और जो आर है आप देख पा रहे हैं यहाँ पर क्या है, रेडियस ऑफ मेनिस्कस। यानी इस बार अगर मैं इसको पूरा करता हूँ, फिर से ये सर्कुलर पार्ट बना रहा है, तो इसका जो आर है रेडियस ये वाला हुआ। क्लियर, आई थिंक सो ये बातें। अच्छा, कॉनकेव सरफेस वाला जो मेनिस्कस है, जनरली आपको मैं बताऊं तो पानी के अंदर दिखता है। जब एक ग्लास के अंदर पानी डाल रखा हो, आप घर पे पानी पीते हैं ग्लास में, उसमें नहीं दिखेगा, क्योंकि वो तो काफ़ी ज़्यादा डायमीटर वाला होता है ग्लास, बहुत थिन हो तो उसमें आसानी से दिख जाता है। और कन्वेक्स जैसा जो है ये जो मेनिस्कस है, ये मरकरी जैसा लिक्विड बना देता है ग्लास के साथ। लिक्विड ड्रॉप्स की बात करें, अब लिक्विड ड्रॉप अगर मैं अंदर से देखता हूँ तो ये बाहर निकला हुआ है ना, तो ये भी आप देखो कॉन्वेक्स जैसा शेप तो बनाए हुए है। तो लिक्विड का शेप भी ऐसे तो थोड़ी है कि ये प्लेन है, हर तरफ से कर्व है, आप देखो जरा कर्वनेस है, तो इसकी वजह से भी एक एक्स्ट्रा प्रेशर होता है, और उसका फॉर्मूला भी बिल्कुल बेटा जी वही होता है जो आपने कॉनकेव, कन्वेक्स और इसका पढ़ा। ठीक है, सेम फॉर्मूला देख लो आप, बस प्लेन वाले का 0 था, अदरवाइज तीनों की केसेस में 2 टी बाई आर है। ध्यान रखना, आपको लिक्विड ड्रॉप दे दी जाए या फिर आपको बोल दिया जाए वाटर बबल, आपको बोल दिया जाए पानी का एक बुलबुला है, पानी के अंदर है, एक कंटेनर है, मैंने कहा वो पूरा पानी से भरा हुआ है और उसके अंदर एक बबल इस तरह से रह गया, तो उसके लिए भी फॉर्मूला यही रहेगा आपका 2t बाई आर। पहचानने का एक बड़ा ही सिंपल सा तरीका है कि जब तक आप एक ऐसे कंडीशन को देखो, जैसे अब बबल के अंदर क्या होगा बेटा जी, एयर है, लेकिन बाहर क्या वाटर है, तो अंदर और बाहर अलग अलग इंटरफेस दिख जाएं अगर आपको, तो समझ लेना आपने 2t बाई आर फॉर्मूला लगाना है। लेकिन अगर अंदर और बाहर जो है ना, अंदर और बाहर, अगर अंदर और बाहर सेम मीडियम मिल जाए, जैसे मैं बोलता हूँ बबल इन एयर, हवा में एक बबल है, तो क्या होगा, बबल के अंदर भी एयर, बबल के बाहर भी एयर, है ना, सेम मीडियम आ गया ना, एयर एयर, बीच में ये जो बबल है इसका जो मटेरियल है इसने सेपरेट कर रखा है। ऐसे केसेस में फॉर्मूले को जस्ट तुम डबल कर दो, 4t बाई आर, पहले क्या था 2t बाई आर था, अब इसको कर दो 4t बाई आर। लिक्विड्स के अंदर बबल, ये तो मैंने आपको बता ही दिया, 2t बाई आर वाला ही फॉर्मूला है। अगर आपको बोल दिया कहीं बबल जो है वो लिक्विड में काफ़ी नीचे है, तो यार हाइट की वजह से भी तो एक प्रेशर आ जाएगा, हाइट ना बोल के डेप्थ बोल दो, लिक्विड के सरफेस से काफ़ी नीचे है बबल, मान लीजिए h डेप्थ पे है, तो यार इसका एक प्रेशर एक्स्ट्रा हो गया। तो जो फॉर्मूला पहले नॉर्मल हुआ करता था 2t बाई आर, उसमें आपको रो एच जी को मल्टीप्लाई कर देना है। यहाँ पर एच डी जी लिखा हुआ है, जनरली एच है ये जो डेप्थ है, डी डेंसिटी है, आप इसको रो से भी लिख सकते हो। डेंसिटी किसकी, इस लिक्विड की जिसके अंदर ही बबल बन रहा है, और जी आप सब बच्चों को पता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अगर किसी लिक्विड का सिलेंड्रिकल सरफेस हो तो आपने 2 को भी हटा देना है, सिंपली t बाई आर फॉर्मूला बन जाता है। ठीक है, ये कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है सिलेंडर वाला, तो इससे पहले पहले वाले इंपॉर्टेंट है, इसको आप स्किप भी कर सकते हो। ओके, आई थिंक सो ये चीज़ें क्लियर होंगी तुम्हें, यही फॉर्मूले दिमाग में डायरेक्ट रखना। अब एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट किसको कहा जाता है, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट काफ़ी सिंपल सी चीज़ है, मैं एक सिंपल डायग्राम से तुम्हें बताता हूँ। देखो, मान लीजिए ये कोई सरफेस है, कोई भी सरफेस है, लकड़ी का, मेटल का, कोई भी हो सकता है, किसी भी चीज़ का सरफेस हो सकता है। मैंने कहा उस पर मैंने कोई लिक्विड गिराया, और मान लीजिए लिक्विड की ड्रॉप कुछ ऐसे आ गई, ये लिक्विड का ड्रॉप बन गया इसके ऊपर। पानी जनरली ऐसे ही तो फैल जाता है सरफेस के ऊपर। अब मैंने आपसे एक बात कही, देखो भैया ये जो लिक्विड है इसका ये नीचे सरफेस है ना, इस पॉइंट पे जहाँ पे ये टच कर रहा है, मैंने एक टेंजेंट ड्रॉ की, और मैंने कहा देखो लिक्विड के अंदर से जाऊंगा मैं, ये जो एंगल जो बन रहा है ना लिक्विड के अंदर से, इसको एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट कहा जाता है, ठीक है, लिक्विड के अंदर से बनाना है। तो मैंने कहा एक एग्जांपल से और देखो थोड़ा सा,
जनरली मरकरी के केस वाला एग्जांपल है जो मैं तुम्हें दूसरा बना रहा हूँ, कि मान लीजिए ये नीचे सरफेस है और ऊपर एक लिक्विड का ड्रॉप है और कुछ इस तरह से लिक्विड का ड्रॉप है इस तरह से। तो मैंने कहा अब बता मुझे एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट। बोलेगा सर बहुत आसान है, देखो इस जगह जहाँ पर कॉन्टैक्ट है फिर से मैंने टेंजेंट बनाया, ये टेंजेंट बन गया। अब लिक्विड के अंदर में से एंगल बनाना है तो देख लो ये वाला एंगल हुआ, ये वो एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट। तो अलग अलग ऑब्जेक्ट्स जो हैं नीचे सरफेस के साथ या साइड वाले सरफेस के साथ अलग अलग एंगल बनाते हैं, इनको एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट कहा जाता है। जैसे पानी जैसे जो लिक्विड है उनका एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट जो होता है वो लेस देन 90 होता है, और मरकरी जैसे लिक्विड जो है उनका एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट ग्रेटर देन 90 होता है। आप ऊपर देख पा रहे हो यार तुम, देखिए सबसे पहले क्या है, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट जो होता है बिटवीन लिक्विड एंड सॉलिड जस्ट भी कॉन्टैक्ट के अंदर होता है। एक्चुअली में होता है कि एंगल इनक्लोज बिटवीन द टेंजेंट टू द लिक्विड सरफेस एंड द सॉलिड सरफेस। देखो लिक्विड का सरफेस ये रहा, सॉलिड का सरफेस ये रहा, भाई इनके बीच का ये लिक्विड का सरफेस है और ये सॉलिड का सरफेस है, ठीक है। दोनों जो टेंजेंट है एक ही पॉइंट से होने चाहिए, देख लो एक ही कॉमन पॉइंट से टेंजेंट बना रहे हैं दोनों। एग्जाम्पल देखो, किस केस में 90 से कम होता है एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट, खासकर उन लिक्विड्स के लिए जिनका जो मेनिस्कस है वो कॉनकेव है। देखिए एक कंटेनर में इस तरह का सरफेस है, अब देखो ये कॉनकेव है। अब कौन कौन सा किन के बीच में एंगल होता है जरा ध्यान से सुनना और डायग्राम में देखो, आपको आई थिंक सो आइडिया लग जाएगा। सबसे पहले ये सरफेस जो कॉन्टैक्ट में जिसके, तो मैंने इसको लाइन को खींच लिया तो ये इसका टेंजेंट का ही तो काम कर रहा है। दूसरा ये जो लिक्विड है इसका मेनिस्कस इसी पॉइंट से बनाना है ना, तो ये देखो ये इसका हुआ, तो इनके बीच का जो एंगल तुम देख रहे हो ये हुआ एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट। और पानी जैसे लिक्विड के लिए या ऐसे लिक्विड्स जो जनरली सरफेस पे फैल जाते हैं, जिनका सरफेस टेंशन लो होता है, जिनका सरफेस टेंशन लो होता है, जो जनरली फैल जाते हैं, जो सरफेस को वेट कर देते हैं, उनके लिए एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट लेस देन 90 होता है। और प्लेन मेनिस्कस देख पा रहे हो आप, जिसका एंगल 90 डिग्री होता है वो प्लेन मेनिस्कस होता है एकदम सीधा, ठीक है। लिक्विड डज नॉट वेट द सॉलिड सरफेस, ये पूरी तरह से वेट नहीं करते। और कुछ ऐसे भी होते हैं लिक्विड जिनका एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट बड़ा होता है 90 से, जैसा कि आप देख रहे हो ये कॉन्वेक्स मेनिस्कस देख रहे हो। तो सबसे पहले ये हमारा सरफेस हो गया और ये लिक्विड का टेंजेंट, तो दोनों का एंगल देख रहे हो 90 से बड़ा दिख रहा है, कॉन्वेक्स मेनिस्कस वाला। इस तरह के लिक्विड तो बिल्कुल भी नहीं वेट करते, सबसे कम वेट करते हैं। इसका जो एग्जाम्पल है वो मरकरी है, इसका एग्जाम्पल क्या है, पानी है, ठीक है। चलिए जी आगे बढ़ते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इनके बारे में देखो, क्वेश्चन पूछा गया इनसे, मैं तुम्हें बता रहता हूँ। एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट की वैल्यू जो है वो 0 से लेकर 180 के बीच में होती है, 0 से ज़्यादा 180 से कम। अगर हम थीटा 0 की बात करें वो प्योर वाटर के लिए होता है, मतलब पानी के लिए, फॉर प्योर वाटर एंड ग्लास, सॉरी अकेला पानी के लिए थोड़ी लिखेंगे अपन, यानी जब ग्लास के अंदर, कांच के अंदर प्योर वाटर रख रखा है ना, प्योर वाटर, तो उसका जो एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट होता है वो 0 डिग्री होता है। और अगर आप क्या करो, ग्लास में टैप वाटर रखते हो, टैप वाटर मतलब सर टूटी का पानी रखते हो, तो एंगल जो है 8 डिग्री होता है। और अगर हम क्या करते हैं, सिल्वर के अंदर, सुनना, सिल्वर के अंदर पानी को रखे ना, तो उसका मेनिस्कस एकदम प्लेन होता है, 90 डिग्री का एंगल है। इंपॉर्टेंट है भैया, स्टार लगा दिया। और ग्लास और मरकरी की बात करें, ये भी इंपॉर्टेंट है। मरकरी एक ज़्यादा सरफेस टेंशन वाला लिक्विड है जिसका कोहेसिव फोर्स ज़्यादा होता है, एडहेसिव कम होता है, जनरली वेट नहीं करता। इस केस में जो एंगल है वो 130 डिग्री होता है, यानी ग्रेटर देन 90 होता है। और अगर हम क्रोमियम और वाटर की बात करें तो ये एंगल 160 डिग्री होता है। तो मतलब ये थोड़ी है कि हमेशा जो पानी है वो एंगल लेस देन 90 बनाएगा। तो यानी यहाँ पर मैं वाटर लिखूँ तो ये गलत होगा, यहाँ पर मैं मरकरी लिखूँ तो ये गलत होगा, क्योंकि ये अकेला लिक्विड पे थोड़ी डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है कि किस सरफेस के अंदर रखा है तुमने, कौन सा कॉन्टैक्ट में उसके, तुम ग्लास कॉन्टैक्ट में लेके आए हो या क्रोमियम लेके आए हो, सिल्वर, उन चीज़ों पर भी तो डिपेंड करता है। चलिए अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। कहा कि इट इज़ अ पर्टिकुलर फॉर अ गिवन पेयर, यार इसकी वैल्यू एक गिवन पेयर लिक्विड सॉलिड का जो एक गिवन पेयर है उसके लिए वैल्यू होती है। और एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट जो है वो चेंज होता है पेयर टू पेयर, मतलब सॉलिड लिक्विड का जो पेयर ले रहे हो, अगर पेयर ही बदल दोगे तो एंगल बदल जाएगा। इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द इंक्लिनेशन ऑफ सॉलिड और लिक्विड। आप लिक्विड को, सॉलिड को, मतलब आपको मैं बोलूँ एक कंटेनर है, ठीक है, इसमें लिक्विड है और इसका जो एंगल है वो 90 डिग्री बन रहा है। आपने क्या किया, कंटेनर को इस तरह से टेढ़ा कर दिया, तो आप देखोगे लिक्विड जो है ना वो भी इस तरह से हो जाएगा, वो भी 90 डिग्री हो जाएगा। बोले सर ऐसा दिखता तो नहीं है यार, अरे आपको ऐसा इसीलिए नहीं दिखता क्योंकि आप बहुत वाइड लेके चलते हो, तो वहाँ ग्रेविटी इफेक्ट करने लग जाती है, अदर एंगल जो है ना उतना ही रहता है। ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट डिक्रीज होता है। भैया क्यों होता है, आप सोचो जरा, अगर आप टेम्परेचर को बढ़ा रहे हो तो सरफेस टेंशन जो है वो डिक्रीज होगी, सरफेस टेंशन डिक्रीज होगी तो वो ज़्यादा स्प्रेड होगा, उसका जो स्प्रेड होना है वो ज़्यादा हो जाएगा। स्प्रेड ज़्यादा होने का मतलब यार एंगल कम ही तो होता है, जब भी मैं बता के गया था पानी वाले जैसे केस में, है ना। सोल्यूबल इम्प्योरिटी जो है ना उससे एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट बढ़ जाता है। अगर मान लीजिए आपने लिक्विड में कोई ऐसी इम्प्योरिटी डाल रखी है जो सोल्यूबल है तो उससे एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट बढ़ जाता है। पार्शली सोल्यूबल इम्प्योरिटी है ना वो एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट को कम कर देती है, मतलब पूरी तरह से सोल्यूबल नहीं हुई इम्प्योरिटी तो उससे एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट कम हो जाता है। तो ये लास्ट वाले दो कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको स्किप किया जा सकता है। कैपिलरिटी, देखिए कैपिलरिटी शायद लास्ट फिनोमिना है हमारी इस वीडियो का।
पूरा आपको पता होगा सरफेस टेंशन का वन शॉट में किया, इससे पहले वन शॉट वाली ही वीडियो हमने की है जिसमें इलास्टिसिटी किया है, फ्लूइड्स किया है, और इसके बाद भी मैं आपको बताऊं कोशिश रहेगी कि जो वीडियो है वो वन शॉट ही रहे आपके लिए, ताकि आप जल्दी से रिवीजन कर सके फिजिक्स के पोर्शन का। और ढेर सारे क्वेश्चन हम तैयार लेके बैठे हैं प्रैक्टिस के लिए भी। तो कैपिलरिटी है क्या? सबसे पहले को कैपिलरिटी एक्चुअल में एक फिनोमिना है। तो कैपिलरिटी फिनोमिना समझने से पहले आप समझो कैपिलरी किसको कहा जाता है। कैपिलरी, तो अगर मैं आपसे बोल दूं एक बहुत ही पतली, एक बहुत ही नैरो बोर मतलब होल वाली ट्यूब आपके पास, मान लीजिए एक बहुत ही पतली ट्यूब है, बहुत ही पतली है, ठीक है, यानी इसका जो ये बोर है ना, बोर बोले बोले तो होल बहुत ही पतला है, यूनिफॉर्म है, लगातार एक जैसा, ये नहीं कि ऊपर से मोटा नीचे से पतला, ऐसा कुछ नहीं। इस तरह की ट्यूब को कैपिलरी कहा जाता है। और क्या देखा गया कि जब हम किसी कैपिलरी को किसी लिक्विड के अंदर इमर्ज कर देते हैं, मान लीजिए कोई लिक्विड है उसके अंदर हम जब कैपिलरी को क्या करते हैं, इमर्ज कर देते हैं, रख देते हैं, डाल देते हैं, तो क्या होता है वो जो लिक्विड है कुछ केसेस में अपने आप कैपिलरी ट्यूब में ऊपर जाने लग जाता है और कुछ केसेस में लिक्विड अपने आप नीचे जाने लग जाता है। सर ऐसा होता है? बिल्कुल होता है। इसी फिनोमिना को कैपिलरिटी कहा गया। राइज मतलब ऊपर बढ़ना, फॉल मतलब नीचे गिरना। राइज और फॉल ऑफ लिक्विड इन कैपिलरी ट्यूब इज नोन एज कैपिलरी एक्शन या कैपिलरिटी। समझ रहे मेरी बात को? कैपिलरी ट्यूब के अंदर लिक्विड का ऊपर अपने आप जाना या नीचे आना, दिस इज नोन एज कैपिलरिटी। ये कैपिलरी ट्यूब्स में ही होता है। ट्यूब्स बहुत नैरो होनी जरूरी है, ये कंडीशंस है, ठीक है। अच्छा, ये आप याद रखें कैपिलरिटी किसको कहा जाता है। अच्छा, इसके एग्जांपल्स तो बहुत सारे हैं, आपको मैं बताऊं। आपने कभी देखा होगा इंक जो है ना वो राइज करती है अपने आप, फाइन पोर्स ऑफ फ्लोटिंग पेपर लिविंग द पेपर ड्राई। ब्लोटिंग पेपर जो होता है इस तरह का पेपर होता है, अगर इस तरफ इंक हो, यहाँ पर पड़ी हो और इसने इंक को ऑब्जर्व कर लिया तो वो इंक अपने आप ऊपर जाती रहती है, क्योंकि जो ब्लोटिंग पेपर है उसके अंदर बहुत फाइन छोटे छोटे सुराख होते हैं जो कि कैपिलरी का काम करते हैं और इंक उसमें से अपने आप ऊपर आती है। आपने देखा होगा एक तौलिया जो होता है ना, टावल जो होता है, आपने देखा होगा नहाने के बाद उसका इस्तेमाल करते हैं, वो पानी को सोखता है। क्यों? क्योंकि टावल के जो फाइबर्स होते हैं वो एक्ट एज अ कैपिलरिटी, वो कैपिलरी ट्यूब की तरह काम करते हैं। और जैसे ही हम अपने वेट बॉडी पे उस टॉवल का यूज़ करते हैं तो वो पानी को क्या करता है, अपने अंदर खींच लेता है, यानी उस कैपिलरिटी एक्शन की वजह से वो जो पानी है वो टॉवल के अंदर जाने लग जाता है। तो टॉवल आपने देखा होगा गीला हो जाता है थोड़ा सा, आप जब अपनी बॉडी को उससे साफ करते हो तो अगेन यहाँ पर रीजन कैपिलरिटी लिखना है, या कैपिलरिटी ना वर्ड मिले तुम्हें तो कैपिलरी एक्शन वर्ड भी मिल सकता है तुम्हें, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, इस पेज पे भी मैं स्टार लगा रहा हूँ। ऑयल राइज इन द लॉन्ग नैरो स्पेस बिटवीन द थ्रेड्स ऑफ विक। कभी भी आपने दिए वगैरह में बत्ती देखी होगी इस तरह से, दिवाली वगैरह में पूजा पाठ में देखा होगा ना इस तरह से, तो आपने देखा होगा यार अंदर ऑयल रखा हुआ है ना, तो जो वो विक है एक ही जगह से जल रही होती है, लेकिन जैसे ही तेल खत्म होता है पूरी विक जल जाती है। तो सोचो जरा कि लगातार ऑयल ऊपर कैसे पहुंचता है। मैं थोड़ा सा समझाना चाहूँगा तुम्हें। मान लीजिए ये आपके पास क्या है, एक इस तरह से दिया है, और आपको पता होगा यार उस दिए के अंदर यार हम एक विक लगाते हैं, यानी एक बत्ती सी होती है, कॉटन की बड़ी होती है इस तरह से, जनरली आपने देखा होगा, ठीक है ना, इस तरह से उसको लटका दिया जाता है बाहर। अब इसके अंदर कोई ऑयल डाल रखा है, तो हमने ये मान लिया ऑयल है इसके अंदर, ठीक है। स्टार्टिंग में हम जला देते हैं इसको, जला दो उसको, तो ये लीजिए मान लीजिए ये फ्लेम है, इस तरह से विक चल रहा है। अब आप देखिए जरा, ऐसा होता है कि ये जो विक जलते 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 ये यहाँ तक जल जाती है और यहाँ आके रुक जाती है, ऐसा नहीं होता ना, ये एज इट इज़ रहता है। और ऑयल जो है ना यहाँ वाला वो अपने आप इस विक के थ्रू ऊपर आता रहता है, ऑयल यहाँ आता रहता है और जलता रहता है। ऐसा क्यों? ऑयल अपने आप ऊपर क्यों आता है? बिकॉज ऑफ द कैपिलरी एक्शन। ये जो विक होती है, जो आपको मैं बोल रहा हूँ बत्ती जिसको बोल देते हैं, एक्चुअल में ये फाइबर होते हैं कॉटन के, और इनके अंदर स्पेसिंग होती है, और ये एक्ट एज अ कैपिलरी ट्यूब, और कैपिलरी एक्शन की वजह से ऑयल अपने आप इसके अंदर ऊपर की तरफ राइज होता है। तो यानी कैपिलरी एक्शन इस क्वेश्चन का रीजन है, इस सिचुएशन का एक आंसर है। वुड स्वेल्स इन रेनी सीजन, आपने देखा होगा बारिश के दिनों में लकड़ी फूल जाती है, अगेन क्योंकि लकड़ी के जो फाइबर है वो कैपिलरी ट्यूब का काम करते हैं और पानी को अब्जॉर्ब कर लेते हैं, मॉइस्चर जो होती है हवा में उसको खींच लेते हैं। प्लेइंग ऑफ फील्ड इज एसेंशियली फॉर प्रिवेंटिंग मॉइस्चर इन द सॉइल, प्रिजर्विंग मॉइस्चर इन द सॉइल। क्योंकि यार कभी भी फसल उगानी होती है ना, तो खेत की जो मिट्टी है उसमें पानी होना ज़रूरी है। अगर मान लीजिए हम मिट्टी को कुछ नहीं करते तो मिट्टी के अंदर अपने आप क्या बन जाते हैं, कुछ होल्स बन जाते हैं। अब मिट्टी में सैंड दाने तो होते हैं रेत के, तो उनमें क्या होता है अपने आप होल बन जाते हैं, और होल से क्या होता है पानी जो ज़मीन का है वो अपने आप ऊपर चला जाता है, ऊपर जाते ही वो इवेपोरेट हो जाता है, पानी तो लॉस हो गया मिट्टी से। इसको कैसे अवॉइड करें? इसको अवॉइड करने का एक ही तरीका है, ये जो छोटी छोटी कैपिलरी बनी हुई है ना मिट्टी में, इसको तोड़ डालो। उसको करने के लिए किसका यूज़ किया जाता है? प्लाइंग का, मतलब हल से खेत को जोता जाता है। जोतने का इन द सेंस क्या होता है कि जो कैपिलरी छोटी छोटी ऑलरेडी बन चुके हैं उसको तोड़ दो यार, ताकि पानी इवेपोरेट ना हो जाए। तो यानी अगेन कैपिलरी एक्शन का ये रीज़न है।
आपने देखा होगा सैंड जो है वो ज़्यादा ड्राई होती है क्ले से, सूखी होती है ज़्यादा। रीज़न वही, सैंड के जो दाने होते हैं थोड़े थोड़े मोटे होते हैं, उनके बीच में गैप होता है, होल्स होते हैं, और होल होने का मतलब तुम्हें पता ही है, होल होने का मतलब कि वहाँ से पानी जल्दी से बाहर निकल जाता है, इसलिए सैंड जो है ड्राई होती है। लेकिन क्ले में ऐसा नहीं होता, क्ले में पानी नहीं निकल पाता, इसलिए वो वेट रहती है जनरली। दीज ऑल आर ड्यू टू कैपिलरी एक्शन। अब कैपिलरी एक्शन में हमें क्या क्या चीज़ें याद करनी है, आपको जस्ट एक फॉर्मूला याद रखना है कि इस क्वेश्चन फॉर्मूले पे क्वेश्चन आया हो, मैं तुम्हें बता दूं, ठीक है ना। कैपिलरी एक्शन में क्या याद रखना है कि लिक्विड जो है कुछ केसेस में ऊपर राइज होता है और कुछ केसेस में नीचे होता है। अब ऊपर किन केसेस में राइज होता है और नीचे किन केसेस में राइज होता है, देखो अभी आपको लिखा मिल जाएगा आगे, है ना। तो अगर लिक्विड ऊपर राइज होता है, अगर लिक्विड क्या होता है अप राइज होता है, ऊपर की तरफ जाता है, तब हम उसकी हाइट को कैलकुलेट करते हैं कितना ऊपर जाता है, उस फॉर्मूले को बोलते हैं असेंट फॉर्मूला। लेकिन कुछ लिक्विड्स के अंदर लिक्विड नीचे भी जा सकता है, तब हम जो फॉर्मूला पढ़ते हैं उसको बोलते हैं डिसेंट फॉर्मूला। क्या बोलते हैं बेटा जी, डिसेंट फॉर्मूला। और फॉर्मूला यही निकल के आता है, कोई अलग नहीं आता। तो चाहे असेंट हो चाहे डिसेंट हो, जो फॉर्मूला बन के आता है वो है H इज इक्वल्स टू 2T। आपको यहाँ पर पता होना चाहिए, टी क्या यार लिख रखा है ऊपर, वैसे टी यहाँ पर सरफेस टेंशन है लिक्विड का, जिस लिक्विड को यूज़ कर रहे हैं। आर आपको पता होगा, आर यहाँ है रेडियस ऑफ मेनिस्कस। मेनिस्कस समझते हो ना, मैंने बता दिया था आपको। जैसे लिक्विड है कंटेनर के अंदर, तो ये जो शेप बना रहा है ना, इसको पूरा करेंगे तो स्फीयर बनेगा, इसी के रेडियस को हमने रेडियस ऑफ मेनिस्कस कहा। और यहाँ पर डी जो है वो डेंसिटी है लिक्विड की, आप रो से भी लिख सकते हो, डेंसिटी ऑफ लिक्विड है यहाँ पर। और जी तो तुम सब बच्चों को पता है, जी यहाँ पर एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। इसी फॉर्मूले को एक और फॉर्म में लिखा जाता है, यानी एच जो आप देख पा रहे हैं दूसरा फॉर्मूला 2T कोस थीटा डिवाइड बाय आर डी जी। अब देखो इस फॉर्मूले में क्या फ़र्क आ गया पहले में इसमें। अब एक तो थीटा तुम्हें दिख रहा है और एक छोटा आर आ गया। थीटा क्या है, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट है। थीटा यहाँ पर क्या है बेटा जी, एंगल क्या है, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट है। और आर यहाँ पर रेडियस ऑफ ट्यूब है, यानी हम मेनिस्कस की बजाय रेडियस ऑफ ट्यूब की टर्म में लिखे तो ये वाला फॉर्मूला ज़्यादा बेटर है, ठीक है। डिसेंट फॉर्मूला भी यही है, क्या फ़र्क आ जाएगा, बस उसमें वो नेगेटिव वैल्यू आ जाएगी, मतलब नीचे की तरफ जाना लिक्विड, किस में ऊपर जाएगा किस में नीचे, अभी देख लेते हैं। देखिए द कैपिलरी राइज, लिक्विड कितना ऊपर जाएगा या कितना नीचे जाएगा, ये डिपेंड करता है किस पे, लिक्विड के नेचर पे भी और सॉलिड के भी, सरफेस के भी। वो डिपेंड करता है टी पे, डी पे, थीटा पे, आर पे। और अगर आप आर छोटा लिखो तो उस पर भी डिपेंड करी जाता है। तो हर में अलग अलग होता है। जैसे एग्जांपल देखो, ऐसे लिक्विड जिनका मेनिस्कस कॉनकेव हो, यानी जिनका एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट 90 से कम होता है, उनमें लिक्विड हमेशा राइज करता है, लिक्विड अपने आप ऊपर की तरफ राइज होता है, जैसे वाटर, ठीक है। ऐसा लिक्विड जिसका मेनिस्कस प्लेन हो, यानी थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, उसमें कोई राइज नहीं होता। अगर मान लीजिए आपको कहा जाए कि आपने पानी ले रखा है और ट्यूब जो है आपने सिल्वर की ले रखी है, आपको पता होगा सिल्वर के साथ 90 डिग्री एंगल बना था, पीछे बताया था, पीछे देखो ग्लास की ट्यूब थी। और अगर आपके पास लिक्विड है जिसका मेनिस्कस कॉन्वेक्स है, थीटा 90 से बड़ा है, तो वह लिक्विड इसमें फॉल होता है, नीचे की तरफ गिरता है। देख लीजिए मरकरी के केस में लिक्विड नीचे चला गया, ठीक है। फॉर्मूला वही है एच वाला जो है। तो इस तरह से अपन इसका फॉर्मूला बना सकते हैं। अब एक दो छोटी छोटी और बातें याद रखना कि फॉर अ गिवन लिक्विड एंड सॉलिड, मतलब कोई आपके पास एक पर्टिकुलर पेयर है सॉलिड और लिक्विड का, देखिए जनरली सरफेस टेंशन फिक्स होता है, थीटा भी कांस्टेंट होता है, डी भी कांस्टेंट, जी भी कांस्टेंट, ऑलमोस्ट सारी चीज़ें कांस्टेंट है। इससे हमें पता लगता है यार एच जो है वो आर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। एच आर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या है कि अगर आप कैपिलरी लेते हो, एक मतलब ट्यूब लेते हो जिसकी रेडियस बहुत ही कम है, मतलब जितनी कम रेडियस वाली तुम कैपिलरी लोगे उतना लिक्विड ज़्यादा ऊपर जाएगा उसके अंदर। इसको जूरियन लॉ भी कहा जाता है, कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ऐसे तुम पूछो सर जूरियन लॉ दे देगा, नहीं यार ऐसा कुछ नहीं है। जस्ट आप याद रखिए कि यार पतली ट्यूब यूज़ कर लोगे तो लिक्विड ज़्यादा हाइट तक चला जाएगा। दूसरा अगला केस है, दूसरा नहीं, इफ वेट ऑफ द लिक्विड कंटेंट इन द मेनिस्कस इज टेकन इनटू कंसीडर। अगर आप मान लीजिए उस ट्यूब में जो लिक्विड ऊपर गया उसका वेट भी कंसीडर करो, तो एग्जैक्ट फॉर्मूला हाइट का ये बनता है। ये भी कोई ज़्यादा काम का नहीं है भैया, स्किप कर सकते हो, मैं फालतू की चीज़ें अब नहीं बताऊंगा, चिंता ना करो, घबराओ ना। सिलेबस थोड़ा फास्ट करना है, मेन चीज़ें करनी है। और मैं बताऊँ कि जितनी भी चीज़ें करवा रहा हूँ यार, सारे के सारे क्वेश्चन लगेंगे, सारे के सारे क्वेश्चन लगेंगे, जितने भी क्वेश्चन तुम्हारे पेपर में आएंगे, चिंता ना करो। अगर तुम्हें एक बात और बोल दे कि यार आपका जो जो ट्यूब है ना, मान लीजिए आपको बोल दिया कि यार आपने पानी ले रखा है, उसमें कांच की ट्यूब लगा दी कैपिलरी की, और लिक्विड उसमें 5 मीटर तक ऊपर जा सकता है, लेकिन आपने ट्यूब ही 3 मीटर की ली हो, तो यानी अगर आप इनसफिशिएंट लेंथ की ट्यूब लेते हो तो क्या लिक्विड ऐसे बाहर गिरेगा? जनरली बच्चे सोचते हैं बाहर गिरेगा, बट ऐसा नहीं होता। लिक्विड हाईएस्ट पॉइंट तक जाके रुक जाता है, बस इतना ही याद रखें। क्या कि अगर आप जितना लिक्विड ऊपर जा सकता है उससे कम हाइट का भी अगर ट्यूब ले लेते हो तो लिक्विड उसमें से निकल के गिरेगा नहीं। लिक्विड जैसे जैसे ऊपर जाएगा मेनिस्कस सीधा होता जाएगा, और जो है वो एक टाइम पे आके रुक जाएगा हाईएस्ट पॉइंट पे आके। क्लियर? और अगर आप क्या करते हो, ट्यूब को सीधा रखो या ट्यूब को टेढ़ा करो, लिक्विड राइज ही होता है।
कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इंक्लिनेशन पे आपने ट्यूब को ऐसे रख रखा है, ऐसा रख रखा है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता इस चीज़ पे। ठीक है, तो ये थे कुछ पॉइंट आपके कैपिलरी एक्शन से रिलेटेड। एंड वन लास्ट इंपॉर्टेंट चीज, इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट दैट इन इक्विलिब्रियम द हाइट h इज इंडिपेंडेंट ऑन द शेप ऑफ, कितना लिक्विड ऊपर जाएगा ये शेप पे भी डिपेंड नहीं करता कैपिलरी के। अगर 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 ये किसके लिए बताया जा रहा है यार, ये जनरली हम बात करते हैं आइडियल लिक्विड्स के लिए और खासकर इक्विलिब्रियम की कंडीशन के लिए। तो देख लो आप डायग्राम में देख पा रहे हो, शेप अलग अलग है लेकिन सब में सेम हाइट तक लिक्विड ऊपर गया, क्योंकि ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। यानी अगर पिछले पॉइंट पेज की बात करूँ तो यहाँ पर ये 3 नंबर पॉइंट जो है और ये जो 5 नंबर पॉइंट है ये थोड़ा सा काम का है, इसको थोड़ा सा दिमाग में बिठा लेना, अदरवाइज कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, तो बेटा जी ये था आपका सरफेस टेंशन का कंसेप्ट। यार अच्छा लगा हो तो इस तरह से अंगूठा लगा देना लाइक वाले पे। अगर लाइक वाला पहले से कर रखा है क्लिक तो दोबारा मत करना, वरना लाइक करने से अनलाइक हो जाएगा। और जो चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार, और इसी तरह से प्यार सपोर्ट बनाए रखें। लगातार धांसू वीडियोस आती रहेंगी आपके लिए 1 बाय 1। तो मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।